गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 18 जनवरी, डे इज़ ट्यूसडे। स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस को, और हमारी नई वाली सीरीज़ को भी 100 डेज़ होने वाले हैं। सो वेरी मच थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू कि अभी तक अच्छे से मेंटेन हो पा रही है। बाकी स्टार्ट करते हैं। हमने एक ग्लॉसरी का एक नया स्टार्ट किया है। इसके अंदर 2-3 मैं टर्म्स इसमें से कवर करता हूँ, और ये पूरी ग्लॉसरी की PDF मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर करी हुई है। तो आपको बाकी देखनी है तो देख सकते हैं, बट मैं आपको 3 यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा अभी के लिए। और ये तीनों, या कह सकते हैं कि ये 6 टर्म्स हम पहले 2 वीडियोस के अंदर ले चुके हैं जो इससे प्रीवियस आई है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली आज की टर्म से। तो पहली टर्म है एक्रूड लायबिलिटीज़। इसका बेसिक मीनिंग है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़। जो ऐसी लायबिलिटीज़ हैं जो इंकर हो चुकी हैं, जो आपको पे कर देनी चाहिए थी बट आपने अभी तक पे नहीं की है किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, तो वो यहाँ पर अक्रूड लायबिलिटीज़ की तरह यहाँ पर दिखाई जाती हैं। अब एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग, जैसे कोई म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपने या आप जैसे बहुत सारे लोगों ने पैसा दे दिया। अब जो पर्सन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा अब सभी के बिहाफ पर या उस म्यूचुअल फंड कंपनी के बिहाफ पर, तो वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है। इसी तरीके से एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर हुआ कि जो खुद पर्सनली सिलेक्ट करेगा। अब एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर समझ में आएगा जब आप पैसिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को समझ लेंगे। पैसिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर का मीनिंग होता है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो किसी एक फंड को फॉलो करता हो या किसी एक इंडेक्स को फॉलो करता हो। मान लेते हैं हमने निफ्टी के फंड में पैसा लगा दिया, निफ्टी के म्यूचुअल फंड में, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टर बैठा है उसको कुछ नहीं करना, उसको बस निफ्टी के अकॉर्डिंगली हमारी इन्वेस्टमेंट को चेंज करते रहना है और डाल देना है। तो बेसिकली वो पैसिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर हुआ। यहाँ पे सारे डिसीजंस इस एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजर को लेने हैं, इसीलिए इनकी थोड़ी फीस भी ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एड हॉक डॉक्यूमेंट्स बहुत ही बेसिक टर्म है। इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि आप इनफॉर्मली कोई भी अगर पीस ऑफ रिटर्न इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो वो एड हॉक डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पर इनफॉर्मली रिटर्न लेटर्स, मेमोज और ईमेल्स की बात की गई है। बाकी अगर आप और भी कोई चीज़ होती है जैसे डायरी, डियर, जो डायरी राइटिंग होती है, वो सब चीज़ें भी अगर आप इनफॉर्मल उसमें करते हैं तो वो एड हॉक डॉक्यूमेंट्स में ही आता है। ये फाइनेंस के अंदर कैसे रेलेवेंट होता है? तो मतलब इसका अपोजिट एक्चुअली, ये फाइनेंस के अंदर रेलेवेंट नहीं होता है। तो मतलब नॉन एड हॉक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या काम होता है ये हम कभी और देखेंगे, बट इसका मेन काम बुक्स ऑफ एंट्री करना ही होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी के लिए एनालिसिस से। अगेन यहाँ पर नोट्स मैंने बना रखे हैं, इससे ही हम पूरी वीडियो में कवर करते हैं। अगर आपने ये डाउनलोड करने हैं या फिर देखने हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन उसके ऊपर मैं ये भी शेयर कर देता हूँ। और अगर आप जैसे वीडियो देखने के बाद शेयर ज्वाइन करते हैं ग्रुप को, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं सेंड कर चुका हूँ अभी तक नोट्स, तो आप पिंड मैसेज में जाके प्रीवियस मैसेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इससे न्यूज़ से। हमने ये तीनों टर्म्स कवर कर लिए जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी हुई हैं। पेज 1 के ऊपर न्यूज़ है, एप्पल सैमसंग में मेक हैंडसेट्स वर्थ 5 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो ये बेसिकली इस साल की पूरी हैंडसेट्स की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब हैंडसेट्स, कई बार आप हेडसेट्स से कंफ्यूजन हो जाता है। हैंडसेट्स का बेसिक मीनिंग है स्मार्टफोन से यहाँ पर। तो स्मार्टफोन्स की टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर 5 बिलियन तक इन्होंने कर दिए इस साल के अंदर, और कंप्लीट होते होते यहाँ पर कर देंगे। अंडर PLI स्कीम का ये बेनिफिट उठाना चाहते हैं। PLI स्कीम का मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ है। उसका मीनिंग होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट आपको टारगेट देती है कि आपको इस प्रोडक्शन लेवल तक प्रोडक्शन करनी है। अगर आप कर देते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पर। तो उससे PLI स्कीम में जितना टारगेट था उससे 50% अबव इन्होंने अचीव करके दिखाया है इन दो कंपनीज ने, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करने के बाद, मतलब करके। मेनली फॉर एक्सपोर्ट्स इन्होंने प्रोडक्शन किया है, और स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट्स इस साल के अंदर रहा है आपका पिछले साल के अंदर 3 बिलियन पर पहुंच गया था। तो ये काफ़ी इनॉर्मस फिगर है, और ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर ये दो बड़े जाइंट्स का जो आपका प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रहा है। तो 3 बिलियन का एक्सपोर्ट पिछले साल हुआ था, और अब इन्होंने प्रोड्यूस ही 5 बिलियन के पूरे मोबाइल फ़ोन्स इंडिया के अंदर रहते हुए कर दिए। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ से। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, PM टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो इसके अंदर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको समझने की ज़रूरत है। ये ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू न्यूज़ नहीं आई है। इसके अंदर एक बेसिकली एजेंडा कह लो या फिर समिट कह सकते हैं। ये देवोस एजेंडा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये काफ़ी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऐसा सबमिट कराती है जिसका नाम है देवोस एजेंडा। इसके अंदर सारे डेवलपिंग नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, या जो भी कोई बड़ी कंपनी है जिसने अभी कम बैक किया है बहुत ही अच्छा, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है, वो एज अ स्पीकर सेशन की तरह इवेंट पूरा कंडक्ट होता है। तो जैसे इंडिया भी काफ़ी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वहाँ पर इंडिया के पीएम ने जाके, मोदी जी ने जाके बोला कि अपनी पॉजिटिव अपनी चीज़ें सारी लिस्ट करेगी, इकोनॉमी के अंदर हमारी क्या क्या पॉजिटिव हो रहा है, ताकि वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अवेल करा सके। इसके बैकग्राउंड में आप ये भी सोच सकते हैं कि ये LIC के IPO को ही एक तरीके से पिच कर रहे थे वहाँ पर, कि LIC के IPO के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। अब यहाँ पर स्टेट्स कंट्रीज कमिटेड टू डीप इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो मतलब PM मोदी ने कुछ चीज़ें जो स्टेट की वहाँ पर उनका मेंशन किया हुआ है, क्योंकि आर्टिकल में इसके अलावा कोई मेन बात है भी नहीं। तो इसके अंदर बोला उन्होंने कि यहाँ पर कंट्री कमिटेड है डीप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए, जो उसके अंदर भी अगेन एग्जांपल आएगा LIC के IPO का, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन को हम और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें उन्होंने मेंशन करी, तो यहाँ पर लाइसेंस राज खत्म हो चुका है। अगर आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ा हो अपनी छोटी क्लासेस के अंदर, तो वहाँ पर बताया जाता था कि हर चीज़ के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। एटॉमिक, डिफेंस और एक और चीज़ होती है आपकी रेलवे। इनके अलावा आज आज की डेट में किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक लिमिट तक किसी भी सेक्टर में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली। और पहले लाइसेंस की रिक्वायरमेंट दो स्टेजेस पर होती थी। पहले होती थी कि आपको अपना सेटअप करने में बिजनेस, और दूसरी होती थी कि वो एक्सपेंशन करने में। दोनों में ही बिजनेस इकोनॉमी ये चेक करती थी कि क्या और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि अगर आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो भी आप एक नई प्रोडक्ट लाइन में एंटर कर रहे होंगे, तो वो रिक्वायरमेंट होती थी अगर, तो दिया जाता था लाइसेंस, या फिर नहीं दिया जाता था। तो इसके काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, वो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इन्होंने इंडेक्स बताया कि हम इंडेक्स में इंप्रूव करें पिछले साल में, तो वो चीज़ इन्होंने मेंशन करी। लोअर टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट और इनकम टैक्स रेट दोनों यहाँ पर लो है। अब इनकम टैक्स रेट का ग्लोबल इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट होता है, तो बेसिकली वहाँ पर कि ये कंपनी के ऊपर टैक्स लायबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का टैक्स पे करता है वो वाली लायबिलिटीज़। रेट्रो टैक्स इशू का मतलब वो है कि जो हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एक टैक्स इशू अभी आ गया था, रेट्रो टैक्स इशू, जिसके अंदर हमें 6 शायद कुछ बिलियन पे करने पड़े थे। तो वो हमने कितने स्मार्टली उससे हैंडल किया है कि हमें कुछ पेमेंट ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, और लायबिलिटीज़ ओवरऑल डिवाइड हो गई, तो वो यहाँ पर उन्होंने पेश किया है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें थी कुछ जो पॉजिटिवली उन्होंने यहाँ पर प्लेस की थी। क्रिप्टो बिल लाइकली टू मिस बजट सेशन, तो बेसिकली यहाँ पर क्रिप्टो बिल और ज़्यादा डिले होने की बात करी गई है। इसके अंदर बोला है कि और ज़्यादा डिस्कशंस और आपकी कंसेंसस पे आना अभी डिमांड कर रहा है। कंसेंसस क्या होता है, मतलब जो भी पार्टी डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो सारी एक ही डिसीजन के ऊपर आ जाए और सब अपना बेसिकली उस पर अग्रीमेंट दे दें एक ही सेंस के अंदर। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के पास दो तीन तरीके होते हैं। गवर्नमेंट के पास एक तरीका होता है किसी भी डिसीजन को लेने का, दैट इज़ majority विंस। ये कोई ऐसा नया तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ। majority विंस के अंदर मेजरली क्या होता है कि कुछ कुछ डिस्प्यूट्स रह ही जाते हैं। 10% लोग भी अगर अग्री नहीं करते हैं, और वो 10% लोग अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं पूरी मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए या पीपल के लिए, तो वो चीज़ वो डिसीजन पूरे पब्लिक भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में रिफ्लेक्ट होता है बाद में। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रही थी, तब वहाँ पर उन्होंने मेजोरिटी विंस का ये रूल नहीं अप्लाई किया था, कंसेंसस का रूल अप्लाई किया था। ये एक सेकेंड रूल है डिसीजन मेकिंग का। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सब मिलजुल के एक डिसीजन के ऊपर आ ही जाते हैं। वो उसके अंदर कुछ चेंजेस जो माइनॉरिटी पार्टी है जो अग्री नहीं कर रही थी पहले वाले क्लॉजेस से, तो वो कराती है और उसके बेसिस पे वो कंसेंसस पे आ जाते हैं। वेटिंग फॉर लॉन्च, तो पहला तो ये रीज़न हो गया कि वो अपने डिस्कशन पे और थोड़ा कराना चाहते हैं। दूसरा रीज़न है कि वो देखना चाहते हैं कि यहाँ पर RBI जो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है मार्च या अप्रैल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, तो उसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो वो उस बेसिस पे यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि कैसे हम क्रिप्टो बिल को रोल आउट करेंगे। और इसके अंदर जो एक इशू बहुत ज़्यादा डिस्कशन के लिए अभी भी पेंडिंग है, वो यही है कि टैक्स रेगुलेशन हम कैसे करेंगे। मैंने आपको एक दिन पूरा यहाँ पर बताया था कि टैक्स रेगुलेशन में क्या इशू है। मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताता हूँ। इसके अंदर ये मेन इशू चल रहा है कि क्या हम इसको एक फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की तरह, या एक मतलब अदर करेंसी इंडियन करेंसी के अलावा एक करेंसी की तरह ट्रांजैक्शन को टैक्स करें, या फिर एक असेट की तरह।
कि आप एक क्रिप्टो करेंसी को एज एन असेट मॉडल उसके अंदर ले रहे हैं या बाय कर रहे हैं या फिर होल्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेन डिस्प्यूट यही है यहाँ पर। अब आगे चलें तो यहाँ पर ग्रेट बजट एक्सपेक्टेशंस टेक स्मॉल कैप्स टू रिकॉर्ड हाइट्स। अब इसके अंदर बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, हमने कल भी देखा था कि बजट में काफ़ी सारी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। तो उसके अंदर क्या हुआ है कि काफ़ी एक स्टॉक मार्केट के अंदर कल बूम आया है, और यहाँ पे आपको दिखेगा स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। यहाँ पर उन्होंने दो इंडेक्सेस का यूज़ किया है, BSE स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो इसके अंदर ये BSE स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर तो आपको दिख ही रहा है कि 100 कंपनीज आती हैं। और अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके भी बताइएगा ज़रूर कि BSE स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर कितनी कंपनीज आती हैं। तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर बहुत बेसिक रहता है कि जो सबसे ऊपर रहती है वो निफ्टी की सबसे टॉप कंपनीज रहती है, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 रहता है, फिर उसके बाद निफ्टी मिड कैप हो जाता है, फिर निफ्टी स्मॉल कैप 100 हो जाता है। तो इस तरीके से रहता है। निफ्टी मिड कैप के अंदर 150 कंपनीज आती हैं। तो इस तरीके से 50-50 और उसके बाद 150 250 कंपनीज हो गई। 250 के बाद जो 100 कंपनीज बचती हैं वो अपनी स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आ जाती हैं। अब BSE का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसने जनवरी 1 से लेकर अभी तक का रिटर्न की बात कर रहे हैं तो 5.7% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। 5.37% सेंसेक्स का अभी का रिटर्न चल रहा है सेम पीरियड के अंदर, तो उससे पॉजिटिव उससे ज़्यादा ही रिटर्न यहाँ पर दे रहे हैं। और निफ्टी का रिटर्न निफ्टी जो स्मॉल कैप 100 का रिटर्न है वो 6.13% पर रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, उससे ऊपर ही है उल्टा। सेक्टर्स इसके अंदर कौन से रहते हैं मेनली, तो यहाँ पर वापस सेक्टर्स लिख दिया है। बाकी इसके अलावा शुगर सेक्टर इसके अंदर रहता है मेनली, फर्टिलाइजर्स, रियल्टी मतलब रियल एस्टेट सेक्टर, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो पूरा सेक्टर रहता है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई होगी, ज़्यादा बेसिक ही न्यूज़ थी, मतलब ईजी न्यूज़ थी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड अप्रोच्ड 3 ग्लोबल डिस्ट्रेस्ड असेट बायर्स। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये है कि VI आप सभी को पता है कि थोड़ी अभी स्ट्रेस के अंदर चल, VI मतलब वोडाफोन आइडिया, तो वो फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रेस के अंदर चल रही है। उसके अंदर जो काफ़ी सारे लोन्स हैं जो उनको रीपे करने हैं, उसके लिए काफ़ी सारे वो और ज़्यादा वापस रीफाइनेंस करने के लिए लोन्स उठा रहे हैं ताकि वो अपने प्रीवियस लोन्स को पे कर पाएँ। और उसमें क्या हुआ कि कुछ उनके ऐसे डेट्स हैं कुछ इन्वेस्टर्स के पास जो फंस चुके हैं, मतलब अब वो पे करने की हालत में नहीं है। तो वहाँ पर हुआ क्या कि फ्रैंकल टेम्पल्टन एक म्यूचुअल फंड है, उसको उन्होंने अपॉइंट किया है कि ये जो हमारे डिस्ट्रेस्ड लोन्स हैं, डिस्ट्रेस्ड लोन्स का मीनिंग होता है कि मतलब बेसिकली बैड लोन हो गए जिसने पर्सन ने लोन दिया था उसके लिए, तो वहाँ पर उसको सेल करने की यहाँ पर उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो जिसको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस कंपनी का नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। वैसे ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये बहुत ही मतलब बड़ी कंपनी है और इसका काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स इंडिया के अंदर डायरेक्टली ट्रेड भी होते हैं। तो इसके अंदर जो इसके 3 इन्वेस्टर्स हैं जिनको इन्होंने बोला है वो है SSG कैपिटल, फेरालोन कैपिटल और वारदे पार्टनर्स। इनको तीनों को बोला है। अब ये होगा कैसे, ये यहाँ पर इसका डेट खरीद लेंगे, यानी कि जिसको भी डेट रीपे करना है उसको रीपे कर देंगे, बट उसके बदले में ये VI कंपनी का इक्विटी स्टेक अक्वायर कर लेंगे, कितना भी परसेंटेज, वो भी परसेंटेज इतनी ज़्यादा मैंशन भी नहीं है। और VI में अगर आपको याद हो तो ऐसी कुछ चीज़ अभी थोड़े टाइम पहले भी हुई थी जिसके अंदर आज की डेट में 38% के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 38% के आसपास स्टेक गवर्नमेंट के पास भी चला गया है। तो VI का अपने जो प्रमोटर्स हैं उसकी ओनरशिप बहुत ही इससे कम होने वाली है। बट हाँ, यहाँ पर यही मेजर की बात की गई है, इन्होंने सेल करना है आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स जो है। आउटस्टैंडिंग बॉन्ड का मीनिंग होता है जो बॉन्ड अभी रीपे करने थे बट नहीं कर पाए। अब यहाँ पर अक्रूड लाइबिलिटीज़ का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था आज की डेट में, वही यहाँ पर वापस से आ गया। अक्रूड लाइबिलिटीज़ ही हो जाती हैं ये इसके अंदर, तो ये इक्विटी के अगेंस्ट यहाँ पर इसको बेचेंगे। नाउ आगे चले तो प्लान टू शिफ्ट इनलैंड वाटरवेज आर्मी ट्रक्स टू मेथनॉल फ्यूल इन द वर्क्स। सो बेसिकली यहाँ पर बोला ही जा रहा है, आप सभी को पता है जो आर्मी ट्रक्स होते हैं और जो इनलैंड वाटरवेज के अंदर शिप्स ट्रैवल करती हैं। तो इनलैंड वाटरवेज का मीनिंग हुआ कि जो इंडिया के अंदर ही पूरी वाटरवेज हैं या फिर बॉर्डर के बहुत ही क्लोज जो शिप्स हैं वो, तो इसके अंदर वो नेवी इंपॉर्टेंस की नहीं होती हैं, वो ट्रेड इंपॉर्टेंस की मेनली होती हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि अभी तक वो डीजल या पेट्रोल इसी तरीके की कोई गैसोलीन सिस्टम्स के ऊपर चलती थी। अब यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि ये मेथनॉल पे उसको शिफ्ट करेंगे, मेथनॉल फ्यूल के ऊपर। और मतलब वही बेसिकली कि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और ये अक्वायर अब इजीली हो सकता है, इसीलिए ये इसको शिफ्ट करेंगे। अब यूज़ मेथनॉल एज अ फ्यूल फॉर इनलैंड वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन, तो ये हमने देख लिया है।
बाकी यहाँ पर एक ऑब्वियसली बात है, रिक्वायरमेंट आएगी कि अभी जो इनलैंड वाटरवे के जो पूरे ट्रांसपोर्टेशन की जो व्हीकल्स हैं या शिप्स हैं, तो उसके अंदर अभी डीजल वाला सिस्टम चला हुआ है, या डीजल डीजल वाले कम से कम इंजन्स तो चले ही हुए हैं, तो उनको चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए गवर्नमेंट टॉक्स कर रही है, बातें कर रही है, मतलब बातें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रही है। पुणे बेस्ड एक फर्म है, डेक्कन वाटर ट्रीटमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ एंटर करना चाह रही है इस पूरे चेंज की प्रोसेस के लिए, चेंज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये हो गया यहाँ पर। अब मेथनॉल के कुछ बेनिफिट्स आर्टिकल के अंदर मेंशन किए गए थे, हो सकता है आपके यूज़ में ना आए, बट एक बार आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मेथनॉल के कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं, पहले बात तो कि ये लो कार्बन प्रोड्यूस करता है, एमिट करता है, यानी कि मतलब जो पेट्रोल जब जलता है तो उससे जितना कार्बन प्रोड्यूस होता है उससे कम प्रोड्यूस होता है इसमें कार्बन। तो जो हमारा गोल था कि कार्बन एमिशन को 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशंस पर पहुंचना है, अगर आपको याद हो COP26 की जो मीटिंग थी COP26, उसके अंदर भी ये प्रपोजल था, तो उससे ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेस इसके अंदर हो जाएगी। एग्री रेसिड्यू मतलब मेथनॉल अपने आप में एक एग्री रेसिड्यू है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस से निकलने वाला एक रेसिड्यू है, एग्रीकल्चर के लिए वेस्ट होता है एक तरीके से मेथनॉल। तो अगर वो चीज़ यूज़ हो जाएगी यहाँ पर, तो मतलब एक तरीके से कॉस्ट इसकी ज़ीरो है, क्योंकि मेथनॉल हमें वैसे भी वेस्ट की फॉर्म में डिस्पोज ही करना था। चीपर देन पेट्रोल और डीजल, तो ये ऑब्वियसली बात है, सभी रीज़न की वजह से ये पेट्रोल डीजल और यहाँ तक एथेनॉल से भी चीपर है। तो एथेनॉल के चीपर होने की वजह से एक्चुअली मैं आपको बताऊँ कि ये जो शुगर के जो इंडेक्सेस हैं ये बढ़ रहे थे, क्योंकि एथेनॉल शुगर की उसके अंदर भी काफ़ी यूज़ होता है। तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया। अगर आगे चलें तो यहाँ पर पॉसिबल टू लॉग 650 बिलियन एक्सपोर्ट्स दिस फाइनेंशियल ईयर, सेज गोयल। तो यहाँ पर पीयूष गोयल जी की बात हो रही है, जो अभी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड के पूरे मिनिस्टर हैं। तो इसके अंदर उन्होंने ये बोला कि मतलब बेसिकली पीयूष गोयल जी जो है उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की थी सभी एपीसी के साथ। ईपीसी मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के साथ। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थोड़ा तो नाम से पता चल रहा है, इनका मेन काम ही एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है जिसके अंदर एक्सपोर्ट करना थोड़ा ईजी हो जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है वो इस XYZ प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगेगा, ऐसा गवर्नमेंट का नया रूल आया है। तो ये कंपनी या ये काउंसिल क्या करेगा, वो इस रूल को सभी जो इंडस्ट्रीज ये वाले प्रोडक्ट बनाती हैं उनको जाके बता के आएगा, या उनको जाके काउंसलिंग सेशन वगैरह लेगा, या जो स्पेशली स्टार्टअप्स होते हैं जिनको कभी कभी ये चीज़ें नहीं पता चल पाती, तो उनको जाके ये चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, प्रमोट करेगा। तो वो चीज़ें बेसिकली ये काम करते हैं। अब ऐसे ही सभी जो एक्सपोर्ट काउंसिल बने हुए हैं उनसे मीटिंग करने के बाद यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने फिगर दिया है 650 बिलियन के इस साल में हम क्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिस फाइनेंशियल ईयर का मेंशन उन्होंने जो किया है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है, जो भी आने वाला है अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए किया है। उसके लिए इन्होंने बोला 650 बिलियन का हम करने वाले हैं एक्सपोर्ट, और इसके अंदर टारगेट मतलब इन्होंने जो डिवीजन किया है वो ऐसे किया है, गुड्स में 400 बिलियन होगा, और अगर आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसके अंदर मर्चेंडाइज वर्ड लिखा हुआ है, तो मर्चेंडाइज का वर्ड यहाँ पर गुड्स ही है। अब यहाँ पर दूसरा जो डिवीजन है वो है सर्विसेज के अंदर 250 बिलियन के एक्सपोर्ट्स यहाँ पर उन्होंने क्लॉक करने की बात की है। अब ये हो गया एंकरेज यूजिंग NSWS नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो ये भी बेसिकली उसी तरीके की एक स्कीम है जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने निकाली है, ताकि जो एक्सपोर्ट की प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन तरीके से हो सके। यहाँ पर क्या है कि जो अलग अलग इंपोर्ट तरीके के या ऑफिस होते हैं जिसका आपको अप्रूवल चाहिए होता है एक्सपोर्ट करने से पहले, तो वो बेसिकली एक ही विंडो से हो जाएगा। आपको यहीं पे अप्रूवल के लिए डालना है, जो भी स्टार्टअप या जो भी एंटिटी है जो कुछ एक्सपोर्ट करना चाहती है, और यहीं से पूरा अप्रूवल आपको मिल जाएगा। और ये इस तरीके से होता है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली नई एक पोर्टल निकाले हैं और ऑनलाइन फॉर्म में ये पूरा हो जाता है। तो nsws.gov.in, इसके ऊपर काफ़ी सारी डिटेल भी लिखी हुई है इसके बारे में, अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। बिजनेस रिजम्पशन गेन्स रिवर्स्ड अमिड थर्ड वेव। अब इसके अंदर बोला ही क्या है, मैंने आपको नोमूरा इंडेक्स के बारे में पहले बताया था। नोमूरा बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो वीकली बेसिस पे अपनी फिगर्स निकालता है। जो नोमूरा कैपिटल करके एक एंटिटी है वो अपना इस इंडेक्स की फिगर निकालती है, कैलकुलेट भी वही करते हैं, वही निकालते हैं वीकली बेसिस पे। और वो क्या करते हैं, बेसिकली प्री कोविड टाइम से कंपेयर कर रहे होते हैं इस हफ्ते की बिजनेस एक्टिविटी को। तो उन्होंने एक बेस पॉइंट बनाया हुआ है प्री कोविड टाइम्स के अंदर, उसके कंपैरिजन में ये पूरा निकाल रहे होते हैं।
अब इसमें क्या है कि इस साल जो आपका फर्स्ट वीक हुआ था, मतलब ये फर्स्ट वीक को मंडे टू संडे ही मेजर करेंगे क्योंकि हर साल इनको करना होता है। तो यहाँ पर उन्होंने 3 जनवरी से स्टार्ट किया था। 3 जनवरी से जो पहला हफ्ता था उसके अंदर जो ये फिगर आई थी वो थी 107.9। तो ये फिगर थी यहाँ पर। अब वीक 2 के अंदर जो जनवरी 16 को एंड हुआ है, इसके अंदर वीक 2 के अंदर फिगर रही 102.9। तो यहाँ पे आपको आपको समझ में आएगा कि जो बिजनेस के BIZ मतलब बिजनेस रिजम्पशन, आप समझ ही गए होंगे कि जो कोविड के अंदर पॉज हो गया था आपका बिजनेस, वो रिज्यूम हो गया है, वापस से शुरू हो गया है। तो उसके जो गेंस थे वो रिवर्स हो चुके हैं। रिवर्स मतलब गेंस नहीं रहे हैं अब अमिड थर्ड वेव। तो थर्ड वेव के आने की वजह से बेसिक बात है कि ये चीज़ हुई है। आपको कल पता होगा कि कल शायद 2,70,000 समथिंग केस थे, अगर मुझे ये फिगर सही याद है तो बेसिकली उसी रीजंस की वजह से यहाँ पर कुछ बिजनेसेस के अंदर कुछ दिक्कतें आ गई है, कुछ लॉकडाउन इम्पोज हो गए। तो ये मेन रीज़न है जो मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर भी लिख रखा है। लोअर्ड GDP ग्रोथ। अच्छा, नोमुरा कैपिटल जो है, जो ये इंडेक्स निकालती है, उन्होंने ये तो चीज़ करी ही है कि यहाँ पर उन्होंने वीक 2 की एक्सपेक्टेशन को कम कर दिया है। उसी के साथ उन्होंने एक और चीज़ करी है कि यहाँ पर जो GDP ग्रोथ का फोरकास्ट है मार्च क्वार्टर के लिए, मार्च क्वार्टर का मीनिंग हुआ जनवरी फरवरी मार्च, या फिर आप कह सकते हैं Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। ये कोई मतलब देखने में ऐसा लगता है OTP है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये जो फोरकास्ट है वो उन्होंने पहले दिया था 5.2% पर, उसको काफ़ी अच्छे रेट से गिरा दिया, काफ़ी बड़े रेट से गिरा दिया है, और यहाँ पर 3.2% पर इसको ले आए। तो ये तो देखने वाली बात है कि क्या होता है, बट अभी एक्सपेक्टेशन कम से कम इन्होंने काफ़ी उससे गिरा दी है। अब यहाँ पे 2 छोटी न्यूज़ बची है, इसके अंदर दोनों ही न्यूज़ जो है वो स्टार्टअप से रिलेटेड है। एक आपका एग्रीटेक स्टार्टअप है और एक आपका फिनटेक स्टार्टअप है, दोनों ही को हम देखने वाले हैं। आर्या एजी एक स्टार्टअप है, आर्या.एजी, इनको 60 मिलियन की फंडिंग मिली है यहाँ पर। सीरीज़ का C राउंड था इनका। सीरीज C राउंड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है ये हम कभी और देख लेंगे। इसका बेसिकल मीनिंग होता है कि थर्ड टाइम इनको राउंड फंडिंग मिली है। तो सीरीज़ A होता है, फिर सीरीज़ B, E, C और D, मतलब इस तरीके से जो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में ही चलता है। तो हम बाकी कभी और देखेंगे कि D के बाद क्या होता है या फिर A से पहले क्या होता है, वो सब चीज़ें। वैल्यूएशन इनकी इस फंडिंग के बाद पहुंच चुकी है 300 मिलियन के ऊपर। और अगर आपको बताओ कि इस साल काफ़ी सारे यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो मतलब यूनिकॉर्न ऑब्वियसली ये नहीं बना है, बट हाँ ये मैंने एडिशनली आपको बता दिया। लेड बाय लग्जमबर्ग कंपनी, एक लग्जमबर्ग की कंपनी है, एशिया इम्पैक्ट ऐसे इस नाम से एक कंपनी है। तो इन्होंने इसके अंदर बेसिकली मेजर इन्वेस्टमेंट की है 60 मिलियन की पूरी फंडिंग के अंदर। और एग्रीटेक ये पूरा स्टार्टअप है। अब आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या करती है। मैंने पर्सनली इसके बारे में ऐसा रिसर्च नहीं करी है। इंड मनी गेट्स 75 मिलियन की इनको फंडिंग मिली है, और इनकी इसके बाद वैल्यूएशन 640 मिलियन पर पहुंच चुकी है इसकी वैल्यूएशन। IND मनी, ये आप इसको आपने कुछ हो सकता है क्रिएटर्स की वीडियो के अंदर भी देखा हो, उन्होंने प्रमोट वगैरह करते रहते हैं, तो वो चीज़ है ये। एक तरीके से आप इसके ऊपर मेनली US के स्टॉक्स वगैरह बाय कर सकते हैं इंडिया से ही। तो ये एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फॉर्म टाइप की है, फिनटेक कंपनी हुई एसेंशियली ये। और इसके अलावा इनको सीरीज D की फंडिंग मिली है, जहाँ पर 75 मिलियन की फंडिंग की बात कर रहे हैं। स्टेडव्यू, टाइगर ग्लोबल और ड्रैगनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, तो ये इसके लिए इन्वेस्टमेंट मतलब इन्होंने बेसिकली लीड किया है इस राउंड को, और ये तीनों ही इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी हैं। तो मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव बात होती है। और इसके अलावा मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं, तो एक प्लेटफॉर्म है सीड कैपिटल करके। तो उसके अंदर क्या है, वो यहाँ पर स्टार्टअप्स का म्यूचुअल फंड बना देता है। स्टार्टअप्स के अंदर भी आप एक तरीके से कंपनीज की तरह ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब यहाँ पर मैं इसका कोई प्रमोशन वगैरह कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ दूर दूर तक। अब मैं एज एन इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। बाकी इसके अलावा एक कमेंट था, उसका मैं डाउट अभी ले लेता हूँ। तो कमेंट के अंदर बोला ही गया था कि जो मैंने कल बोला था 6 बिलियन की हम डेट कंपनीज इंडिया इनकॉर्पोरेटिव उठा चुका है। तो मैंने बोला था पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ ये क्यों हुई, क्योंकि हालांकि कंपनीज तो डेट उठा रही हैं आफ्टर ऑल, तो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही बात है। बट होता क्या है कि यहाँ पर कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, ये तो आप भी अग्री करेंगे। बट फंड्स चलाने के लिए 2 तरीके से ही फंड्स आ सकते हैं। एक आ सकते हैं फंड्स आपके इक्विटी से, एक आ सकते हैं फंड्स आपके डेट से। होता क्या है कि जनरल परसेप्शन के अंदर हमें लगता है कि डेट ख़राब चीज़ है और इक्विटी अच्छी चीज़ है, इक्विटी हमें लायबिलिटी नहीं लगती है। बट एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी भी लायबिलिटी ही होती है, क्योंकि जो ओनर है वो कभी भी अपने पैसे को डिमांड कर सकता है, बिजनेस से निकाल सकता है। तो वो अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत अकाउंट्स के अंदर पढ़ाया
11th क्लास में जब अकाउंट सबसे पहले आती है तभी पढ़ा देते हैं कि इक्विटी भी लायबिलिटी होती है या कैपिटल भी लायबिलिटी होती है। तो इसके अंदर बेसिकली ये मेन रीज़न है। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इक्विटी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो आपका जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा रिटर्न्स की डिमांड करेगा और हो सकता है कि आपकी कंपनी उतने ज़्यादा रिटर्न्स उसको ना दे पाए। फॉर एग्जांपल इक्विटी के अंदर उसने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, अगर फॉर एग्जांपल वो निफ्टी के अंदर डाल देता, निफ्टी के अंदर 15% का मान लेते हैं उसको रिटर्न मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, आपकी कंपनी के अंदर 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टर आपकी कंपनी से खुश नहीं होगा। आपका ऐसा इन्वेस्टर बन जाएगा जो आपकी कंपनी से खुश नहीं है। डेट के अंदर उल्टा रहता है, डेट के अंदर सब पहले ही फिक्स होता है, तो वो इन्वेस्टर जब खुश होगा तभी आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अगर आप एक स्टैंड पॉइंट से देखें तो डेट एक्चुअली ज़्यादा बेटर होता है, बट मतलब बेसिकली बोला जाता है कि डेट और इक्विटी के अंदर एक परफेक्ट अगर रेशो कंपनी मेंटेन कर पाए तो वही आइडियल सिनेरियो इसके अंदर होता है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा पर कि डेट अच्छा होता है डेट ख़राब होता है, कुछ ये कमेंट करने वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो आई होप आपको डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा, अगर अभी भी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई शर्माने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।